नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अब तक की कहानी में हमने नाइट्रोजन के कार्य, कमी के लक्षण, फास्फोरस के फंक्शन और डिफिशियंसी सिम्टम, वैसे ही पोटास के फंक्शन और डिफिशियंसी सिम्टम देखे थे। उसके बाद दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि किन किन वे से न्यूट्रिएंट सॉइल तक पहुंचेगा, मृदा तक पहुंचेगा और किस तरह से उसका नुकसान होगा। फिर क्लासिफिकेशन देखा हमने न्यूट्रिएंट का और एसेंशियलिटी क्राइटेरिया देखे थे जो कि आर्नन और स्टाउट ने दिए थे। अनिवार्यता की कसौटी के 3 सिद्धांत, इस तरह से हमने इस चैप्टर को देखा और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें हम कवर करेंगे आज कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, अनिवार्यता की कसौटी, उसके बाद नाइट्रोजन के कार्य और कमी के लक्षण, और एक और अपन देखें इस तरह से तो भैया आवश्यक और अनावश्यक तत्वों का वर्गीकरण। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर से, ठीक है, तो आप इनको जरूर देखें। आइए अब हम स्टार्ट करते बिना विलंब के। जैसे कि हमारी स्क्रीन पर हमें दिख रहा है फंक्शन ये कैल्शियम के, भैया कैल्शियम के क्या क्या कार्य हैं उनको हम देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू अपने आप सही हो जाएगा। तो कैल्शियम के क्या क्या कार्य हो सकते हैं उन्हें हमें देखना है, फिर उसके क्या क्या कमी से लक्षण होते हैं वो देखना है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, आइए बिना विलंब के हम देखते हैं कैल्शियम के क्या कार्य हैं टू हेल्प फॉर्मेशन ऑफ सेल एंड डिवीजन। अर्थात यह भैया कोशिका विभाजन में मदद करता है, पहला इसका जो कार्य है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो कोशिका के निर्माण में भी यह भूमिका निभाता है। यह कोशिका के निर्माण में भी सहायता करता है, कोशिका के विभाजन में भी सहायता करता है। तीसरा अगर देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस इन लेग्यूम, अर्थात यह दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। और भी अनेक कार्य हैं, ठीक है। मिडिल लेमिला, मध्य पटलिका के निर्माण में सहायता करता है कोशिका विभाजन के समय से हम देखते हैं। फिर एक और देखें तो इसकी कमी से अगर हम टोमेटो में देखें तो बॉल्सम एंड रॉट हो जाता है। बाल्सम एंड रॉट अर्थात टमाटर के फल जलने जैसे हो जाते हैं। ऐसे अनेक कार्य कैल्शियम के आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ कैल्शियम के कार्य। कमी से क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस मतलब हरा रंग समाप्त हो जाना। पहला काम है भैया हरा रंग समाप्त होना, ठीक है। इसकी कमी से हरा रंग समाप्त हो जाता है। फिर टर्मिनल बड डिक्लाइन ड्राइड मतलब जो शीर्ष कलिकाएं वो सूखने लगती है। पहला भैया शीर्ष कलिकाओं का सूखना, अर्थात इसकी कमी के लक्षण पौधे के ऊपरी भागों पर दिखाई देते हैं। शीर्ष कलिकाओं का सूखना, एक इसका ये लक्षण हो गया। अगर हम और एक लक्षण की बात करें तो लीव्स रिमेन्स टीनी एंड कन्वर्टेड इनटू कप शेप, मतलब पत्तियां प्याले नुमा हो जाती है, ठीक है। पत्तियों का अगर हम देखें भाई बात, तो पत्तियां किसकी आकृति की हो जाती है, प्याले की आकृति की हो जाती है, ठीक है। प्याले नुमा कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद टोमेटो पे बाल्सम एंड रॉट होता है, हमने अभी देखा। बिटर पीट इन एप्पल, सेब में बिटर पीट हो जाता है, ये इसकी कमी के लक्षण है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट इन फ्रूट क्रॉप्स, मतलब बीज रहित फल बन जाते हैं। अगर इसकी कमी हो गई तो सीडलेस फ्रूट या बीज रहित फल बनते हैं। तो ये कुछ कमी के कार्य थे, कमी के लक्षण थे, उनके हमने हिंदी इंग्लिश दोनों देख लिया और फंक्शन तो हम देख ही चुके थे। इस तरह से कैल्शियम कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम एसेंशियल न्यूट्रिएंट है फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन और हेल्प करता है किसके लिए, एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, अर्थात यह क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह भैया क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक है। साथ ही यह ऊर्जा को भी ट्रांसफर करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है। फिर प्रोटीन के निर्माण में सहायक है, ये हम लिख सकते हैं। प्रोटीन के
निर्माण में सहायक है। इस तरह से हम लिख सकते भैया। तो ये कार्य हुए मैग्नीशियम के। उसके बाद मैग्नीशियम की कमी के हम लक्षणों की बात करें तो इसकी कमी से भी क्लोरोसिस होता है, ठीक है, मतलब पत्तियां पीली पड़ जाएगी और येलो स्पॉट दिखाई देंगे बिटवीन वेन्स ऑफ ओल्डर लीव्स ऑफ पल्से, मतलब दलहनी फसलों की पुरानी पत्तियों पर, दलहनी फसलों की पुरानी पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देना। पीले नहीं होना, ध्यान रहे, पीले रंग के धब्बे बोला है। और इसकी जो कमी के लक्षण है मेनली वो वेन्स या सिराओं पर देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना, इसकी कमी के लक्षण कहाँ देखने को मिलते हैं? सिराओं पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसकी कमी के लक्षण हमें वेन्स या सिराओं पर देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद सल्फर। तो सल्फर की अगर हम बात करें तो भैया फॉर्मेशन ऑफ सल्फर कंटेन अमीनो एसिड लाइक सिस्टीन और मिथेनिन, ठीक है। तो सल्फर अमीनो अम्ल के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइक हम देखें तो सिस्टीन और मिथेनिन, इनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर इट इनहांस ऑयल कंटेंट इन सीड क्रॉप, मतलब यह बीजों में तेल की मात्रा बढ़ाता है, इसलिए हम तिलहनी फसलों में ज्यादा मात्रा में सल्फर को देने का रिकमेंड करते ताकि तेल का मात्रा बढ़ जाए। उसके बाद यह स्मेल जो ऑनियन और गार्लिक में सुगंध या खुशबू आती है उसके लिए भी सल्फर जिम्मेदार है। तो सल्फर तिलहनी फसलों के लिए आवश्यक है, प्याज और लहसुन के लिए आवश्यक है, उसके बाद अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये इसके क्या हो गए भैया? कार्य हो गए। बहुत सरल, बहुत आसान है। उसके बाद कमी के लक्षणों की अगर हम बात करें तो पत्तियां येलो हो जाती है और बाद में सफेद पड़ जाती है और इसकी कमी से तना लाल हो जाता है। ये याद रखना, महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। सल्फर की कमी से तना कैसा हो जाता है? तो लाल हो जाता है। और पत्तियां कप की आकृति की इसमें भी हो जाती है, अर्थात प्याले की तरह इसमें भी हो जाती है। तो ये सल्फर की कमी के लक्षण है। हालांकि आपको मेन तीन ही याद रखना है एनपीके, बस वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ये जस्ट मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। आईएनएम, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, इसको समझाइए या इसके लाभ लिखिए। तो लाभ पूछे तो भी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। लाभ पूछे जाए तो भैया सभी तरह के फर्टिलाइजर यूज किए जाएंगे। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली ये कहती है कि हमें सभी का उपयोग करना है। मैन्योर फर्टिलाइजर, ग्रीन मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, सभी का समुचित उपयोग करना है, तभी तो एकीकृत होगा। तो इसके मृदा पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, किसान के ऊपर खर्च कम आएगा, क्योंकि अगर किसान केवल रसायन डालेगा तो भी ज्यादा खर्च हो जाएगा। इसलिए इसके प्रयोग करने से बहुत सारे फायदे, मृदा के ऊपर, मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है, किसान के ऊपर खर्च कम आता है, फसलों का प्रबंधन हो जाता है, फसल अवशेष का प्रबंधन हो जाता है, लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, इंक्रीज ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड डिक्रीज ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। ये सब किसके प्रभाव से होगा? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली से। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भैया एकीकृत प्रणाली के कंपोनेंट लिखिए या एकीकृत इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के क्या क्या अवयव है, तो आप बता सकते हो इस डायग्राम के माध्यम से। अगर हम देखें तो भैया एकीकृत में जैसे हमने बात की थी, ऑर्गेनिक मैन्योर का भी यूज होता है और फर्टिलाइजर का भी यूज होता है, मतलब कार्बनिक खाद का भी हमें प्रयोग करना है, कार्बनिक खाद का भी इसमें यूज होता है। फिर इसमें भैया उर्वरकों का भी प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे हम चले देखें तो इसमें हमें देखने को मिलेंगे जैव उर्वरक और ग्रीन मैन्योर, और लास्ट में हमको मिलेंगे क्रॉप रेसिड्यूज मैनेजमेंट। अर्थात इतने तरीके से भैया इन सभी को मिलाकर बनाया जाता है INM, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम सभी को मिलाते हैं। हमने यहाँ पर जैविक खेती को भी शामिल किया, रसायनों को भी शामिल किया, जैव उर्वरक को भी शामिल किया, हरी खाद को भी शामिल किया। अर्थात ग्रीन मैन्योर का मतलब है भैया हरी खाद को भी इसमें शामिल करना है। फिर इसमें हमें जैव उर्वरक भी शामिल करना है। फिर हमें इसमें उर्वरक केवल रासायनिक जो बनते हैं उनको भी शामिल करना है। कार्बनिक खादें, चाहे गोबर की खाद हो, कंपोस्ट खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, इन सभी को शामिल करना है। उसके बाद क्रॉप रेसिड्यूज मैनेजमेंट का मतलब है फसल के अवशेष जो है उन अवशेषों को भी हमें उपयोग करना है। जो फसलों के अवशेष होते हैं, ठीक है, फसल
अवशेष होते हैं उन्हें यहाँ पर शामिल करना है। इन सब को मिलाकर बनता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इन सब घटकों को मिलाकर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम। इन सभी को मिलाकर जब उपयोग करेंगे तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारा सेकंड चैप्टर, जिसमें हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन 3 याद रखना है एनपीके के, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिल जाएगा। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी और देन क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट और लास्ट में अगर हम देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएनएम। इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है और आपका यही प्यार इसमें बढ़ा रहे, जिसके हमें और ऊर्जा मिलेगी। और जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।